आकाश में हिंद के वायुवीरों ने अपनी जांबाजी का प्रमाण दे दिया। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने यहां ऐसे करतब दिखाए जिसे देखने वाले दंग रह गए। इस टीम के करतब देखने समंदर किनारे हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। खुले आसमान में वायुसेना के जांबाज पायलटों ने जता दिया कि उनके हुनर का मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। रोमांच से भरपूर हैरत अंगेज उड़ान, हवा में कलाबाजियां खाते एयरफोर्स के विमान, आकाश में हिंद के वायुवीरों की जाबाजी का प्रमाण। वायुसेना की सूर्य किरण विमानों ने तिरुवनंतपुरम के आसमान में उड़ान भरी तो सभी की निगाहें इन विमानों पर टिक गईं। अलग अलग दिशाओं में इन 5 विमानों ने सूर्य की किरणों की तरह ही आसमान पर अपनी काबिलियत की इबारत लिख दी। पांच विमानों का यह फॉर्मेशन जब सीधा आसमान की तरफ बढ़ा तो देखने वाले हैरत में पड़ गए। आसमान में ऊंची उड़ान के बाद इन विमानों ने सीधा समंदर की तरफ गोता लगाया। हिंद के वायुवीरों का यह कारनामा देखने के लिए समंदर किनारे हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। As far as flying experience is concerned, we had a wonderful time here in Kerala, in Trivandrum. As you can see, skies are blue, and we really had a great time today. सूर्य किरण की टीम दुनिया के उन चुनिंदा एरोबैटिक टीमों में शामिल है जो ऐसे हैरतअंगेज करतब को अंजाम दे सकती है। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इस टीम के पायलट्स को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। वर्षों की ट्रेनिंग के बाद ही एक पायलट सूर्य किरण टीम का हिस्सा बनने का हुनर हासिल कर पाता है। All the pilots are from fighter background. They are from different fleets. Like some of them are from Su-30, some of them are from Mirages, Jaguars, MiG-29s. So it is volunteer basis. When we ask for pilots to volunteer, they volunteer. They come to us. We carry out some selection trials, and post-selection trials, we select the good of good. सूर्य किरण एरोबैटिक टीम में 13 पायलट होते हैं। इनमें से 9 पायलट एक बार में उड़ान भरते हैं। लड़ाकू विमानों के पायलटों को ही इस टीम में शामिल किया जाता है। सभी पायलट्स एक क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर होते हैं। इन पायलट्स के पास करीब 2000 घंटे फाइटर प्लेन उड़ाने का अनुभव होता है। तिरुवनंतपुरम में इस एयर शो का मकसद वायुसेना की तरफ नौजवानों का रुझान बढ़ाना है। एयर शो के आखिरी हिस्से में इस टीम ने आसमान में दिल का शेप बनाकर वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। इस टीम का कारनामा देखने वालों के लिए ये एयर शो एक यादगार बन गया। एयरफोर्स को हम सैल्यूट करते हैं। हमारे दिलों की धड़कन है एयरफोर्स। वाह, वेरी नाइस, एंजॉयफुल, बी प्राउड ऑफ आवर इंडियन एयरफोर्स। अच्छा लगा। बरसों से सूर्य किरण वायुसेना के हुनर की पहचान बन चुका है। हवा में यह हैरत अंगेज करतब गवाही दे रहा है कि भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे काबिल वायुसेना में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में देश आज बहुत बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। पीएम मोदी आज कर्नाटक के तुमकुर में देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण करेंगे और पीएम ने साल 2016 में इस फैक्ट्री का शिलान्यास करने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के तुमकुर में बनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री आज देश को समर्पित कर देंगे। 615 एकड़ में बनी ये देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है।
तुमकुर हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्रालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। शुरुआत में इस फैक्ट्री में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन होगा। बाद में यहां लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का भी निर्माण किया जाएगा। शुरुआत में इसमें हर साल 30 हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन होगा। हालांकि बाद में चरणबद्ध तरीके से उत्पादन क्षमता 60 से 90 हेलीकॉप्टर प्रतिवर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक HAL के तुमकुर फैक्ट्री में अगले 20 साल के दौरान 3 से 15 टन के 1000 से अधिक हेलीकॉप्टरों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन शुरुआत में यहां लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ही बनाए जाएंगे। LUH सिंगल इंजन वाला मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है। इसकी खरीद के लिए आर्मी और एयरफोर्स के साथ HAL का करार भी हो चुका है। इतना ही नहीं, फैक्ट्री में तैयार पहला हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए कमर कस चुका है। तुमकुर की ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में तैयार हेलीकॉप्टर पहले भारत की रक्षा और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन बाद में यहां हेलीकॉप्टरों को निर्यात भी किया जाएगा। कहने की जरूरत नहीं, तुमकुर हेलीकॉप्टर फैक्ट्री के उत्पादन से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की धाक बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज देश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इससे किसानों की न सिर्फ इनकम दोगुनी होगी, बल्कि देश को हर साल अरबों डॉलर की बचत होगी। दरअसल कर्नाटक के बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन अब से थोड़ी ही देर पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसका मकसद एनर्जी ट्रांजिशन के केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित करना है। इसमें दुनिया भर के 30 से अधिक मिनिस्टर्स, 3000 से अधिक डेलीगेट्स, 1000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स और करीब 500 स्पीकर हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीन एनर्जी के फील्ड में कई इनिशिएटिव्स को भी प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे, जिसमें सबसे अहम है 20% एथेनॉल युक्त पेट्रोल। इसके साथ ही 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 84 पेट्रोल पंपों पर E20 ईंधन की बिक्री भी शुरू की जाएगी। सरकार ने इसे 2030 में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 7 साल पहले ही इसकी शुरुआत की जा रही है। और चलिए बात करेंगे तमिलनाडु से नॉर्थ ईस्ट तक तैयार हुए ब्रिज की। तमिलनाडु के पाम्बन में एक पुल ने 2 हिस्सों में बंटना शुरू कर दिया है, तो मछुआरों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। तो वहीं स्टील आर्क ब्रिज अरुणाचल का लाइफलाइन बन चुका है, जिसके तैयार होने से न सिर्फ ईटानगर से नाहरलागुन की दूरी कम हुई, बल्कि पेट्रोल डीजल की भी खपत कम हुई है। तस्वीरों को देखकर कहीं आप ये अंदाजा न लगा बैठिएगा कि दरिया के बीचों बीच नाव की प्रतियोगिता चल रही है। नजर जहां तक जा रही है, वहां नाव ही नाव नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो लहरों के बीच नावों का संसार उमड़ पड़ा है। एक के बाद एक समंदर की लहरों को पार करते हुए नाव की कतार आगे बढ़ रही है। आज नाव में सवार मछुआरों के लिए खुशी का दिन है, जो नाव की रफ्तार देखकर महसूस की जा सकती है। तमिलनाडु के पाम्बन में मछुआरों को बड़ी सौगात मिली है, जिसके तहत मछुआरे जैसे ही अपनी नाव लेकर सस्पेंशन ब्रिज के करीब पहुंचते हैं, ये खास किस्म का ब्रिज 2 हिस्सों में बंट जाता है, जिसका फायदा अब मछली का कारोबार करने वाले मछुआरों को मिलेगा। अब ये दूसरी तस्वीरें देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश से आई है, जिसकी खुशी जनता के चेहरों पर दिख रही है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सालों से लोगों को इस दिन का इंतजार था, और जब इस आर्क ब्रिज को जनता के लिए खोल दिया गया, तो वाहन सवार लोगों को मानो रफ्तार के पंख लग गए। ईटानगर से नाहरलगुन की दूरी इस आर्क ब्रिज ने काफी कम कर दी। जो लोग ट्रैफिक की वजह से परेशान थे, उन्हें आर्क ब्रिज का तोहफा मिल चुका है, जहां से गुजरने वाले इस कदर उत्साहित हैं कि ब्रिज पर पहुंचते ही सेल्फी खींच रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि न सिर्फ दूरी कम हो गई है, बल्कि पेट्रोल की खपत भी कम हो गई है। देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। ये ब्रिज हो गया, हम लोग का पैसा भी बचत हो रहा है, नहीं तो बाईपास से ना बहुत पैसा हम लोग का जाता था। इस आर्क ब्रिज को स्टील से तैयार किया गया है, जिसके निर्माण में 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये ब्रिज
सिर्फ हल्के वाहनों के लिए शुरू किया गया है, जिसका 20 फरवरी को उद्घाटन किया जाएगा। ब्रिज बनने में टाइम तो लगा और इसमें काफी सच बोलो तो एक जो है डिजाइन को लेकर, आर्ट ब्रिज का डिजाइन को लेकर, वो डिजाइन बनाने में भी काफी समय लगा। पचिन नदी पर बना स्टील आर्क ब्रिज पापुम-पारे को नाहरलगुन हेलीपैड से जोड़ता है, जिसकी लंबाई 90 मीटर है और डबल लेन है। ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए इस परियोजना का पूरा होना बहुत जरूरी था, जिसे पूरा करने में 5 साल का वक्त लगा और जब तैयार हुआ तो जनता की खुशी का ठिकाना नहीं है। ईटानगर से युवराज मेहता, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात इंग्लिश बाबू देसी मैम की। इंग्लैंड के एक युवक को भारत की लड़की से इस कदर मोहब्बत हुई कि ना सिर्फ वो अपने परिवार के साथ औरंगाबाद शादी करने के लिए आ गया, बल्कि भारतीय संस्कृति और परिवेश में ढलकर बौद्ध रीति रिवाज से शादी रचाई। औरंगाबाद की इस डेस्टिनेशन वेडिंग की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा चल रही है। देसी बीट पर भांगड़ा करते विदेशी दूल्हे के चेहरे की खुशी बता रही है कि देसी दुल्हन पाकर उसकी मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। इस विदेशी दूल्हे का दिल देसी दुल्हन पर ऐसा फिदा हुआ कि 7 समंदर पार की दूरी 7 वचनों में सिमट कर रह गई। दूल्हा आया तो आया, अपने साथ इंग्लैंड से पूरी बारात लेकर आया। औरंगाबाद की धरती पर देसी दुल्हन विदेशी दूल्हे की इस शादी में 2 सभ्यता और संस्कृतियों वाले लोग एक हो गए। इंग्लैंड के रहने वाले एडवर्ड को महाराष्ट्र के औरंगाबाद की सांची इस कदर पसंद आई कि न सिर्फ वो इंग्लैंड से औरंगाबाद दौड़े चले आए, बल्कि यहाँ आकर पूरी भारतीयता के रंग में रंग गए, भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। भारतीय लिबास में एडवर्ड ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सांची से बौद्ध रीति रिवाज से शादी की। शादी की सारी रस्में निभाई, मंत्रोच्चार के बीच एक दूसरे के गले में वरमाला डाली और एडवर्ड और सांची शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। We met many years ago, December 2019. We were travelling from London to Bournemouth in the UK, and we just got on really well. After that, our love blossomed into what it is today. We're very, very happy with each other, and we cannot wait to continue sharing the rest of our lives with each other. Thank you. डिसेंबर 2019 मध्ये आम्ही भेटलो आणि खूप काही झालं मध्ये मध्ये, कोविड आला, लॉकडाऊन झालं, सोबत होतो, लॉंग डिस्टन्स केलं आणि आता फायनली आफ्टर 3.5 years we're getting married. We're very happy and we're very glad you're seeing this. 2019 में एडवर्ड की मुलाकात इंग्लैंड में ही सांची से हुई थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। तब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त थी। करीब 3.5 साल बाद सांची ने एडवर्ड से शादी करने के लिए घर पर बताया तो घर वाले शादी के लिए राजी हो गए, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी थी कि शादी भारत में यानी औरंगाबाद में होनी चाहिए, और वो भी भारतीय बौद्ध रीति रिवाज से। दूल्हे के घर वालों को भी इस पर कोई एतराज नहीं हुआ। भारतीय मूल की बहू को पाकर एडवर्ड के घर वाले भी बेहद खुश हैं। It's been absolutely amazing. We felt so welcomed by all the family. The food is amazing, the hospitality is amazing, the traditional dress is incredible. We're so happy for my brother Edward and my sister-in-law Sanchi. I'm so proud to be here in India to celebrate Ed and Chi-Chi's wedding. We've always known you as Chi-Chi, your nickname, and what a wonderful experience we've had. भारतीय सरजमी पर आकर सांची से शादी करके एडवर्ड ने साबित कर दिया कि दुल्हन वही जो पियामन भाई। फिर क्या सरहदों की दूरी और क्या अलग संस्कृति। इसरार चिश्ती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात बॉलीवुड के हॉट कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की कल होने वाली शादी की। इस बॉलीवुड जोड़ी के लिए जैसलमेर का सूर्यगढ़ पैलेस पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। दूल्हा दुल्हन के साथ बाराती और दूसरे मेहमान भी जैसलमेर पहुंच चुके हैं। शादी की शहनाई बजने में बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार है। कियारा की हथेलियों की खनकती चूड़ियों की आवाज सुन चाहने वालों के चेहरे खिल उठेंगे। बेइंतहा प्यार करने वालों की जोड़ी ऐसी दिखेगी कि जैसलमेर पहुंचे मेहमानों का मन महक उठेगा।
कियारा और सिद्धार्थ के चाहने वालों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कियारा की बचपन की सहेली ईशा अंबानी पहुंच चुकी है। मेहमानों के स्वागत पे फूल बरसाए जा रहे हैं। ढोल नगाड़े बजाकर मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। कियारा सिद्धार्थ के परिवार के लोग जैसलमेर पहुंच चुके हैं। आखिरकार जिस दिन का, जिस पल का सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो पल अब ज्यादा दूर नहीं। 7 फरवरी को कियारा और सिद्धार्थ की शादी के फंक्शन की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें बॉलीवुड के सितारों का तड़का लगेगा। शादी में शामिल होने के लिए करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा जैसलमेर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा और भी सितारे इस हाई प्रोफाइल वेडिंग में शामिल होने वाले हैं। जैसलमेर में सिद्धार्थ और कियारा की शादी की तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। जैसलमेर का तिलेनुमा होटल सूर्यगढ़ पैलेस सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। सिद्धार्थ और कियारा दोनों ही बॉलीवुड के हॉट कपल हैं। ऐसे में दोनों की शादी भी किसी बिग फैट वेडिंग से कम नहीं है। ये तस्वीरें सूर्यगढ़ पैलेस के अंदर की हैं, जहां शादी में आए मेहमानों के बैठने का इंतजाम किया गया है। तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 घंटे बाद कियारा आडवाणी हमेशा हमेशा के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा की दुल्हनिया बन जाएंगी। हर तरह के कयासों पर विराम लग चुका है। फैंस के इंतजार की घड़ी खत्म होने ही वाली है। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी 7 फरवरी को पंजाबी रीति रिवाज से की जाएगी। यानी 7 फरवरी वो तारीख होगी जब कियारा सिद्धार्थ के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाएंगी और सदा सदा के लिए सिद्धार्थ की दुल्हनिया बन जाएंगी। तुषार जोशी और विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूं ही राजस्थान को शाही शादियों का गढ़ नहीं कहा जाता, कुछ तो खास है इस प्रदेश में। और अगर आप भी यहाँ की संस्कृति को समझना चाहते हैं, यहाँ के लोक संगीत का आनंद लेना चाहते हैं, आप भी राजस्थान की खूबसूरती को देखने की ख्वाहिश रखते हैं, तो एक बार राजस्थान के मरु महोत्सव में जरूर जाइएगा। देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। धोरों की धरती पर जब घोड़ों ने दौड़ लगाई तो रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ। एक दूसरे को पछाड़ते प्रतियोगी घोड़ों की कमान खींचते आगे बढ़ रहे हैं। घोड़ों की टापों की आवाज रेत के गुबार में घुल रही है। जीत की राह पक्की करने के मकसद से घुड़सवार बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं। राजस्थानी कला और संस्कृति के अनेक रंगों को समेटे हुए ये तस्वीरें मरु महोत्सव की है। गीत संगीत धरों की धरती पर राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपरा का संगम देखने को मिल रहा है। जैसलमेर की सरजमी पर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसे देखने के लिए देश दुनिया से सैलानी पहुंचे हुए हैं। विधिवत शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सैलानियों के लिए मरु महोत्सव में देखने के लिए बहुत कुछ है। जहां सैलानियों ने मोरों की अटखेलियां देखी, वहीं स्थानीय कलाकारों ने गीतों से ऐसा समा बांधा कि सैलानी मंत्रमुग्ध हो उठे। इस घोड़दौड़ से पहले राजस्थान की महिलाओं ने भी कई तरह के प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां पारंपरिक परिधान से सजी धजी महिलाओं ने राजस्थान की संस्कृति से विदेशी पर्यटकों को रूबरू करवाया। तो वहीं रोबीले मूंछों वालों के लिए भी प्रतियोगिता आयोजित हुई। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे।
मौसम चुनौती बनकर खड़ा हो रहा है, मगर इन सब से ऊपर इंसानियत का परचम लहरा रहा है। यही वजह है कि कहीं बर्फबारी में गेम्स खेले जा रहे हैं तो कहीं पर बेजुबानों तक मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वन विभाग इस सर्द मौसम में हंगुल तक खाने पीने की चीजें पहुंचा रहा है। हंगुल कश्मीर में पाए जाने वाले लाल हिरण की ही एक प्रजाति है। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बीच मिशन बेजुबान संरक्षण जारी है। हिमालयन हिरण यानी हंगुल को बचाने के लिए वन विभाग पूरी कोशिश कर रहा है। इन्हें खाने की जरूरी चीजें दी जा रही हैं ताकि इन्हें बचाया जा सके। हाल ही में हुई भारी बर्फबारी इन हंगुल हिरणों के लिए मुसीबत का सबब बनकर आई। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले इन बेजुबानों को बर्फबारी के बाद खाने की समस्या आ गई, जिससे हंगुल श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर दाची गाम नेशनल पार्क में आ गए हैं और अब जम्मू कश्मीर का वन विभाग इनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है। रोजाना इनके लिए गाजर, बंद गोभी, मूली जैसी सब्जी और फलों की व्यवस्था की जाती है। सुबह शाम इन्हें वैसी जगहों पर डाल दिया जाता है जहां हंगुल रहते हैं। पहले से ही ये तैयारी करके रखते हैं कि जब स्नोफॉल आएगा तो उनके लिए ऊपर खाना नहीं मिलता है सर, तो फिर हम यहाँ पे आते हैं हर रोज सुबह सवेरे में भी जब हम खाना डालते हैं, फिर हम शाम को आते हैं। अगर इन्होंने खाया होगा तो हम दूसरी बार इनको डालते हैं सर। कैरेट डालते हैं और मूली डालते हैं, 2-4 किस्म की सब्जी डालते हैं इनके लिए, क्योंकि अपर रीच में होते हैं सर। ये हिमालयन हिरण दुर्लभ प्रजाति के हैं। इनकी संख्या लगातार घट रही है। कश्मीर में इस हिरण का इतना शिकार हुआ कि इस प्रजाति को संरक्षित करना मुश्किल हो गया, लेकिन अब इन्हें बचाने की पूरी कवायद की जा रही है। इन केस ऑफ अ वाइल्ड स्पीशी जो है इस इंटरवेंशन की यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है, बट क्योंकि आपको पता है कि हांगुल एक एंडेंजर्ड स्पीशी है, वी आर एक्स्ट्रा केयरफुल एंड वी वांट टू एंश्योर कि जहां पे भी एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जरूरत है वो एक्सटर्नल इंटरवेंशन जो है इन लाइन विद द साइंटिफिक रिकमेंडेशंस हो। हंगुल पूरी दुनिया में रेड डियर की सबसे दुर्लभ प्रजाति है। इन हिरणों के लिए घने जंगल, जलवायु और ठंडे तापमान की जरूरत होती है। वैसे तो इनके अलग से खाने का प्रबंध करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बर्फबारी के बाद खाने पीने की किल्लत न हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर का वन विभाग पूरा इंतजाम कर रहा है ताकि इन दुर्लभ हंगुल की जान संकट में न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सेंट्रल यूरोप के देश स्लोवाकिया में भी मौसम लोगों की परीक्षा ले रहा है। वहां के पोपराद शहर में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि लोकल ट्रेन के पहिए थम गए। वहां एक ट्रेन बर्फ से ढके मैदान के बीच खड़ी दिखी। पटरी पर कई फीट तक बर्फ जमा की गई थी, जिसकी वजह से ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। बाद में राहत और बचाव की टीम वहां पर पहुंची। फिर पटरियों पर पसरी बर्फ को हटाने का काम शुरू हुआ। कई कर्मचारी औजारों की मदद से भी बर्फ को हटाते हुए नजर आए। सबसे पहले ट्रेन के पहियों पर जमी बर्फ को हटाया गया। इसके बाद ट्रैक पर इकट्ठा बर्फ को साइड किया गया। इस काम के लिए मशीनों का भी सहारा लेना पड़ा। हिमवीर यानी कि आईटीबीपी के जवान, जिन्हें मुश्किल से मुश्किल हालात में सरहद की निगरानी और किसी भी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में महारत हासिल है। खेल के मैदान में भी वो अपने जज्बे का जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं। एडवेंचर गेम्स में तो उनका कोई सानी नहीं। आइस हॉकी चैंपियनशिप में उन्होंने एक बार फिर से यही साबित करके दिखा दिया है। ये जश्न है जीत का, ये जोश है चैंपियन बनने का। नेशनल आइस हॉकी का खिताब जीतने पर आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के हिमवीरों की खुशी देखते ही बनी। फाइनल मुकाबला फतेह कर लगातार तीसरी बार आईटीबीपी ने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। IHAI यानी आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस चैंपियनशिप का लेह लद्दाख में आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के 12वें संस्करण के फाइनल में आईटीबीपी की टीम ने लद्दाख स्काउट्स को 1-0 से हराया। दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में से एक लद्दाख के आइस हॉकी रिंक में आयोजित इस आइस हॉकी चैंपियनशिप में देश के शीर्ष आइस हॉकी टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें आईटीबीपी के हिमवीरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया।
इस चैंपियनशिप के फाइनल में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद आईटीबीपी की टीम का जोश फुल हाई रहा। विजेता टीम के खिलाड़ियों ने जीत की ट्रॉफी हाथ में लेकर शानदार अंदाज में जश्न मनाया। आईटीबीपी ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है, चाहे वो दुश्मन की चालबाजी को नस्तनाबूद करना हो या मुश्किल हालातों में देश की सरहद की सुरक्षा करना या फिर खेल का मैदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।